एक सीक्वेंस है, इस पे आप लिख दो A G C C T A T G C T A C, ऐसे आपने एक सीक्वेंस लिख दिया, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, सो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, आप इस पे लिखोगे, ये लिखा आपने, ठीक है। अब एक स्ट्रैंड है जो कि ये तो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म है, और हमारे पास एक डीएनए स्ट्रैंड जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है, उसका सीक्वेंस है ए जी सी टी ए टी जी सी टी ए सी ए, ठीक है। नाउ ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, इट मे डिस्प्लेस दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का ब्लैक वाला स्ट्रैंड टू पेयर विद इट, ठीक है। नाउ अब इस सिचुएशन को आप ऐसे समझो कि ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रेच जो है काफी लंबा स्ट्रेच है, डबल स्ट्रैंडेड, एंड दिस रीजन, पर्टिकुलर रीजन, ये एक्सोन्यूक्लियेजेस से एक्सपोज्ड नहीं है, सो दिस रीजन इज नॉट एक्सेसिबल टू एक्सोन्यूक्लियेजेस। लेकिन ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, दिस इज एक्सेसिबल टू एक्सोन्यूक्लियेजेस, ठीक है। अब आपको इसको प्रिवेंट करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है, सो ऑल यू नीड टू डू इज टू प्रोटेक्ट इट। आप क्या करो, इसको किसी इंटरनल रीजन में हाइब्रिडाइज कर दो, ठीक है। अब इंटरनल सीक्वेंस में इसको हाइब्रिडाइज करने के लिए आपको कोई इंटरनल जो सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम था उसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, सो उसके लिए क्या जरूरत होगा, ठीक है। और जब इसको डिस्प्लेस करोगे तो वो इंटरनली ही डिस्प्लेस करोगे, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा होगा, ये सीक्वेंस है टी सी जी जी ए टी ए सी जी ए टी जी टी, ठीक है। नाउ डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ में आपको स्ट्रैंड इन्वेजन भी करना पड़ेगा, स्ट्रैंड स्ट्रैंड इन्वेजन किसका, ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस जो कि हमारा ऑलरेडी एक्सपोज्ड था, दैट सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस इतना इंटरनल हो गया, उसका जो सीक्वेंस है ए जी सी सी टी ए टी जी सी टी ए सी ए, ठीक है। और इस स्ट्रैंड इन्वेजन के कारण क्या हुआ कि जो हमारा एक्सपोज्ड पार्ट था अब वो पेयर हो गया, तो अब वह एक्सपोज नहीं रह गया, ठीक है। जो डिस्प्लेस हुआ ऑलरेडी यह इंटरनल साइट थी, यह सीक्वेंस कैसा था, इंटरनल सीक्वेंस था, इसलिए एक्सोन्यूक्लियेजेस एक्सेस नहीं था, ठीक है। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन था
यह एक्सोन्यूक्लियस के लिए एक्सेसिबल था, लेकिन चूंकि इसको हमने हाइब्रिडाइज कर दिया, नाउ पेयर्ड and hence not accessible to एक्सोन्यूक्लियस। अब आपके मन में सवाल आएगा, कौन सा एक्सोन्यूक्लियस इसको काट सकता था? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि एक्सोन्यूक्लियस दो तरीके के होते हैं, या तो डबल स्ट्रैंड स्पेसिफिक या सिंगल स्ट्रैंड स्पेसिफिक। बेसिकली ये सिंगल स्ट्रैंडेड था, तो जो एक्सोन्यूक्लियस थे वो थे सिंगल स्ट्रैंड स्पेसिफिक। तो कौन से एक्सोन्यूक्लियस के लिए ये अब एक्सेसिबल नहीं रह गया? सिंगल स्ट्रैंड स्पेसिफिक। ये जो सिंगल स्ट्रैंड स्पेसिफिक एक्सोन्यूक्लियस होता है ना, उसका नाम है S1 न्यूक्लियस। और CSIR ने इसके बारे में पूछा भी है, इसके बारे में हम RDT में पढ़ेंगे भी, सीक्वेंसिंग में बड़ा हेल्पफुल होता है ये। ठीक है, सो अभी इस लूप को फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं टी लूप फॉर्मेशन। ठीक है, इस लूप फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं टी लूप फॉर्मेशन। तो ये जो टी लूप फॉर्मेशन बना था, बेसिकली वही हो रहा है जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है। सो ये डबल स्ट्रैंडेड रीजन है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन है। इस सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन का सीक्वेंस इस वाले ब्लैक वाले स्ट्रैंड के सीक्वेंस के सेम जैसा है। सो ये इंटरनल सीक्वेंस है, ये एंड सीक्वेंस है। इस एंड सीक्वेंस को S1 न्यूक्लियस डिग्रेड कर सकता है। सो इस एंड सीक्वेंस को अगर मैं पेयर कर दूं तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं रह गया। सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं रह गया तो ये S1 न्यूक्लियस यहाँ पे डिग्रेड नहीं कर सकता। दूसरी चीज, ये पेयरिंग हो कैसे? तो जो ऑलरेडी पेयर्ड है इसको आप डिस्प्लेस कर दो। ठीक है, चूंकि ये इंटरनल साइट है इसलिए यहाँ पे S1 न्यूक्लियस काम नहीं करेगा। ठीक, और यहाँ पे केवल एंडोन्यूक्लियस ही काम कर सकते हैं। ऑल्दो ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इस पूरे रीजन को, चूंकि हम इस सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस को अगर बचा लिए तो बाकी के प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि ये क्रोमोसोमल डीएनए है, प्रोटीन तो बाउंड रहेगा ही रहेगा और यह सीक्वेंस प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, अभी आपको यह बात समझ में आ गई है? यस सर। ओके, चलिए तो फिर अब आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो अब आते हैं कुछ रेप्लिकेशन म्यूटेशंस के बारे में, म्यूटेंट्स के बारे में। ठीक है, फिर उसका स्पेशल टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसेसेस को हम लोग देखेंगे। कुछ म्यूटेंट्स को मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। सर हाँ जी, सर देयर इज अ क्वेश्चन। सर वो जैसे माइस में आपने कहा था कि वो हेफ्लिक्स टीलोमियर नंबर बड़ा होता है। ज्यादा होता है और वो सर ह्यूमन में कम होता है। तो सर हम्म, उस हिसाब से सर देखा जाए तो माइस की ओवरऑल जो लाइफ एज होती है, मतलब जो एज होती है वो हमसे कम होती है और ह्यूमंस की तो ज्यादा होती है। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल आपने कहा। एक्चुअली जो माइस सेल्स होती है ना, वो रैपिडली डिवाइडिंग होती है। ठीक ओके है, ओके। ह्यूमन सेल्स से ज़्यादा फास्ट डिवाइड करती है। ह्यूमन सेल्स नॉर्मली एक दिन में एक बार डिवाइड करता है, यानी 24 घंटे में डिवाइड करता है। माइस सेल्स 6 to 8 आवर्स में डिवाइड करती है। ठीक है, माइस का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है। तो सर इस वजह से डेथ भी जल्दी होती है? अब वो आप सिर्फ सेल की डेथ की बात होती नहीं नहीं है नहीं सर, वो इनका तो नहीं सेल नहीं डेथ के इनका रिगार्डिंग। इनका सवाल इनका बिल्कुल सही है। इनका सवाल ये है कि एवरेज ह्यूमन लाइफ है और एवरेज माइस लाइफ। ठीक है, ह्यूमन लाइफ मान लेते हैं कि 60 ईयर्स है एवरेज, तो माइस लाइफ जो है ये 6 to 9 मंथ्स है। ठीक है, अच्छा, ह्यूमन में नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है। ठीक है, माइस में नंबर ऑफ सेल्स स्लाइटली लेस है। ठीक है,
सो यहाँ पर थोड़े से कम है, लेकिन ह्यूमन की सेल्स से माइस की सेल्स ये रैपिडली डिवाइडिंग है, और यहाँ पर मॉडरेट डिवीजन रेट है। दूसरी चीज है कि माइस में हाई मेटाबॉलिक रेट है, यहाँ पर मॉडरेट मेटाबॉलिज्म है। अब आप बताइए, अगर मेटाबॉलिक रेट हाई होगा तो एनर्जी कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। Yes. उसके कारण एक स्पीशीज होती है, इसको कहते हैं रॉस। रॉस का जनरेशन भी हाई होगा, Yes, sir. ठीक है। और रॉस के जनरेशन के कारण होता है सेल डेथ। ठीक है। अब आप यूं सोचिए कि जिस सेल में रॉस का जनरेशन ज्यादा होगा उसमें रैपिड डिवीजन हो रहा होगा, इसीलिए तो रॉस का जनरेशन ज्यादा हो रहा होगा। Yes, sir. जिसमें रॉस sir. का जनरेशन ज्यादा होगा उसमें सेल डेथ का भी रेट जो होगा वो थोड़ा सा फास्ट होगा, हम्म, ठीक है। और जितनी सेल्स मरेंगी उनको रिप्लेनिश करने के लिए ही तो डिवीजन होना है। तो सेल डेथ को रिप्लेनिश करने के लिए क्या होना है? डिवीजन होना है। यानी कि जितनी नंबर ऑफ सेल्स पहले एक अडल्ट माइस में थी उस नंबर ऑफ सेल्स को मेंटेन करना है, ठीक है। अब ह्यूमन की सेल्स को देखो तो एवरेज जो डिवीजन रेट है वो है 24 आवर्स। एवरेज डिवीजन 24 घंटे में होता है, लेकिन इनमें बहुत सारी सेल्स हैं जो कि 24 घंटे से ज़्यादा टाइम लेती हैं, कुछ एक एक साल में डिवाइड करती हैं। अब ऐसे केस में कैसे आप कह सकते हो कि ह्यूमन की जो लाइफ होगी वो माइस की लाइफ से कम होनी चाहिए? पहली चीज तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स भी ज़्यादा है, ठीक है। एक एवरेज ह्यूमन में अप्रॉक्सीमेटली 10⁻14 सेल्स होती हैं, और माइस में इतनी सेल्स नहीं होती हैं। तो पहली चीज तो कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 10⁻9 सेल्स हैं तो 10⁻9 सेल्स ही तो डिवाइड करेंगी। तो आप ये सोचो कि 10⁻5 सेल्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका जो लाइफ टाइम होगा वो ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई है, तो रॉस का जनरेशन बहुत हाई है, तो यहाँ सेल्स रैपिडली डिवाइड तो कर रही हैं लेकिन रैपिडली मर भी रही हैं। समझ में आई बात? इसलिए माइस की जो एवरेज लाइफ होती है वह ह्यूमन की एवरेज लाइफ से कम होती है, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज को आप एक कंट्रोल्ड सिस्टम में रखो, कंट्रोल्ड सिस्टम कहते हैं सेल कल्चर, तो अगर आप सेल कल्चर कंडीशन में इन दो सेल्स को ग्रो करो, ठीक है। अब ये जो कंडीशन होती है ये होती है कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड ग्रोथ यानी कि यहाँ पर रॉस का जनरेशन अगर होगा तो उसको कॉम्बैट करने के लिए भी हमारे पास तरीका है। हम मीडिया को रेगुलरली रिप्लेनिश करते हैं, इसलिए मीडिया पुराना नहीं होने पाता है। वहाँ पे जो डेब्री होता है उसको हम लोग हटाते रहते हैं। ऐसी कंडीशन में जब आप ह्यूमन सेल्स और माइस सेल्स को ग्रो करते हो, माइसेल्स ड्यूरेबल होती हैं। ठीक है, तो अब माइस सेल्स ये लार्ज नंबर ऑफ डिवीजन साइकिल्स शो करेंगे। सो यहाँ पर ग्रेटर नंबर ऑफ डिवीजन साइकिल्स पाई जाएंगी, इनमें लेसर नंबर ऑफ डिवीजन साइकिल्स, ठीक है। तो हो सकता है कि 30 से 35 डिवीजन के बाद ह्यूमन सेल अपने आप ही डेड हो जाए, कल्चर आपका खत्म हो जाए, ग्रो करना बंद हो जाए। लेकिन माइस सेल्स
हो सकता है कि 50 से 70 डिवीजन साइकिल्स तक ग्रो करती रहे। और वो जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, जब हम कंट्रोल्ड ग्रोथ कंडीशन में कर रहे हैं। हम फिजियोलॉजिकल कंडीशन में इस चीज को नहीं देख रहे हैं। समझ में आई बात? जब आप बॉडी की बात करते हो तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन को कंसीडर करते हो। जब आप ग्रोथ कल्चर को कहते हो तो आप वहां पे कंट्रोल्ड ग्रोथ को करते हो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। सो आप एक कल्चर प्लेट लोगे, इसमें कुछ आपने ह्यूमन सेल्स को प्लेट कर दिया, ठीक है। थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद या 24 घंटे बाद या 48 आवर्स के बाद, 22 टू 48 आवर्स के बाद आप पाओगे कि जो इनमें नंबर ऑफ सेल्स हैं वो बढ़ गई। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि कितना इसका डिवीजन रेट था, 24 घंटे में डबल हो जाता है, डबलिंग टाइम कितना है, आपको ऑब्वियसली जो कल्चर मिलेगा यह लेस कॉन्फ्लुएंट होता है और यह कल्चर मोर कॉन्फ्लुएंट मिलेगा। ठीक है, मोर कॉन्फ्लुएंट का मतलब सेल्स के बीच में यहाँ पे दूरी ज़्यादा होगी, यहाँ पर सेल्स के बीच में दूरी कम होती जाएगी। थोड़े टाइम बाद या 2-3 दिनों बाद आप दोबारा जब देखोगे उस कल्चर को, अगर उसका ग्रोथ रेट स्लो है, तो मैं कह रहा हूँ अगर ग्रोथ रेट फास्ट है तो 2-3 दिनों में ही आपको ये फुल्ली कॉन्फ्लुएंट कल्चर, यानी हर सेल एक दूसरे से ऐसे अटैच दिखेगी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मोनोलेयर। ठीक है, और मोनोलेयर में एक खास बात होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि एक अगल अगल बगल वाली सेल जो होती है दूसरी सेल की ग्रोथ को रोकती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, याद है किसी को? सेल्स, एक सेल अगर दूसरी सेल की सरफेस को टच करे ना तो दूसरे सेल की ग्रोथ को ये इनहिबिट करती है। इसको हम लोग, यही कैंसर प्रॉपर्टी कैंसर सेल्स में खत्म हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं लेटरल इनहिबिशन। इसलिए जो नॉर्मल सेल्स होती है वो मोनोलेयर फॉर्मेशन करती हैं, इसके ऊपर मोनोलेयर के ऊपर दूसरी लेयर नहीं बन पाती है। जब ये फुल्ली कॉन्फ्लुएंट कंडीशन होती है तो कहा जाता है कि अब इन सेल्स को आप स्प्लिट कर दो, इनको दोबारा उखाड़ दो और फिर इसका दोबारा एक नए कल्चर प्लेट पे सीडिंग कर दो। ये वाली कंडीशन में दोबारा ऐसे रख दो। अब फुल्ली कॉन्फ्लुएंट होने में, मान लीजिए कि इसको फुल्ली कॉन्फ्लुएंट होने में 4 डिवीजन साइकिल्स लगी। ठीक है, तो 4 डिवीजन साइकिल्स के बाद अगली बार जब आप करोगे तो फिर से ये 4 डिवीजन साइकिल में कंप्लीट हो जाएगी, तो 8 हो गए। फिर उसके बाद करोगे फिर से 4 हो गए, 12 हो गए। इस तरीके से आप 8 से 9 बार जब यही सेम प्रोसेस कि इनको फुल्ली कॉन्फ्लुएंट करोगे, फिर स्प्लिट करोगे, फिर से सीडिंग करोगे और फिर ग्रो कराओगे, आप पाओगे कि 8 to 9 राउंड्स के बाद ये सेल्स ग्रो करना बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई कितनी डिवीजन साइकिल 8 से 9 राउंड में हो गया, तो आप कहोगे 32 से 36 साइकिल्स तो हो गई। और इसके बाद कॉन्फ्लुएंट सेल्स को जब आपने प्लेट किया तो ये दोबारा कॉन्फ्लुएंट हुई नहीं, ये सारी की सारी मर गई। सवाल ये है कि क्यों अब ग्रो करना बंद कर दें जबकि हम तो कंट्रोल्ड ग्रोथ कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं इसको? रीजन बीइंग कि हर डिवीजन साइकिल में टीलोमियर क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट हो रहा है। उस शॉर्टनिंग के कारण 32 से 36 साइकिल्स ऑफ डिवीजन के बाद इनमें कोई ना कोई एक एसेंशियल जीन का डिसरप्शन जरूर हो गया, जिसके कारण अब ये सेल्स ग्रो नहीं कर पा रही हैं। समझ में? जबकि माइस सेल्स को जब आप करोगे तो 50 से 70 डिवीजन साइकिल्स शो करेंगे। बात समझ में आई? सो ये डिफरेंस है। क्यों माइस और ह्यूमन सेल्स को हम कहते हैं कि इसका टीलोमियर बड़ा है, जब हम इनको कंपेयर करते हैं कंट्रोल्ड ग्रोथ कंडीशंस में, फिजियोलॉजिकल ग्रोथ कंडीशंस में नहीं। ठीक है,
बताइए, आपका डाउट क्लियर हो गया? यस सर। सो सर एक हाँ, क्वेश्चन था सर। हम्म, सर बायोफिल्म में भी ऐसा ही होता है कि कुछ डिफरेंस होता है, क्योंकि बायोफिल्म भी बार बार जनरेट करती रहती है हाँ और देखो, फिर वो बायोफिल्म डिलीट। का जो होता है ना लॉजिक, वहाँ पे एक बायोफिल्म में नया दूसरा कॉन्सेप्ट चलता है। बैक्टीरिया की जब ग्रोथ होती है तो उसमें हम लोग बोलते हैं कोरम सेंसिंग, ठीक है। नाउ ये जो कोरम है, इस कोरम को कहते हैं मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स या मेटाबोलाइट्स फॉर सर्वाइवल, ठीक है। नाउ जब बायोफिल्म फॉर्मेशन होता है तो ग्रोथ तभी तक दिखती है जब तक कि यह कोरम अटेन नहीं हो जाता है, ठीक है। कोरम का लॉजिक क्या है यहाँ पे? देखो, जब बैक्टीरिया का ग्रोथ हम आपको पढ़ाते हैं ना, तो या बैक्टीरिया या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ जब पढ़ाते हैं तो कहते हैं पहले एक लैग फेज होता है, लैग फेज के बाद लॉग फेज आता है, फिर उसके बाद स्टेशनरी फेज आता है, ठीक है। अब आप लोगों में से जो लोग माइक्रो के स्टूडेंट रहे हैं वो लोग इसका नाम सुने होंगे, बैच बैच कल्चर। कल्चर का, ठीक है। यस सर। और एक आप लोगों ने नाम सुना होगा कॉन्टिन्यूअस कल्चर का, ठीक है। ये जो कॉन्टिन्यूअस कल्चर होता है ये होता क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपने कोई एक बैक्टीरियल कल्चर, इनिशियल कल्चर बनाया, इसमें आपने पहला इनोकुलम डाला मीडियम में। अब क्या होगा कि जब आप इसकी ग्रोथ को मॉनिटर करोगे इनिशियल कल्चर को, तो पहले आपको थोड़े टाइम के लिए फॉर सम टाइम वर्चुअली नो ग्रोथ, ग्रोथ नहीं होती है, इसी को हम लोग लैग फेज कहते हैं। क्योंकि इस दौरान क्या होता है, एक क्लाइमेटाइजेशन, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलने लगती है, रैपिड ग्रोथ। और रैपिड ग्रोथ कैसे पता चलती है? जो ओडी होती है वो तेजी से बढ़ने लगती है, ठीक है। अब जब ओडी अप्रॉक्सीमेटली 0.5 हो, ठीक है, इसी कल्चर को आप लो और फ्रेश मीडियम में डाल दो। अब जो इनोकुलम आप डाल रहे हो ना, इनोकुलम 2 है, इसके लिए जो बैक्टीरिया की हेल्थ थी वो कैसी थी? रैपिडली ग्रोइंग था ये, रैपिडली ग्रोइंग कल्चर, ठीक है। और जो मीडियम है वही मीडियम आप यहाँ पे फिर से डाल रहे हो। तो जब ये इनोकुलम ऑलरेडी इस मीडियम के लिए एक्लाइमेटाइज हो चुका है तो इसमें आप क्या पाओगे? रैपिड ग्रोथ, ठीक है। यानी कि अगर कोई आपसे कहे कि इसका कल्चर बनाओ तो आपको इनिशियल इनोकुलम में लैग फेज मिलेगा, लॉग फेज मिलेगा। अब यहाँ पर आपने इसी पोजीशन पे जब इसका मिड ओडी था 0.5 के आसपास कल्चर लिया, और फिर उसके बाद आप इस कल्चर का दोबारा एक ग्रोथ फेज बनाते हो तो आपको लैग फेज नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट लॉग फेज मिलेगा इसका। समझ में? सो ये लैग फेज क्यों गायब हो गया? क्योंकि ऑलरेडी यह इनोकुलम क्या हुआ था, मीडियम के लिए एक्लाइमेटाइज हो चुका था, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस कल्चर। नाउ यह जो कॉन्टिन्यूअस कल्चर है यह किसके ऊपर डिपेंडेंट है? यह कोरम के ऊपर डिपेंडेंट है। मान लीजिए कि
यह कॉन्टिन्यूअस कल्चर आया क्यों? एक सेल है बैक्टीरियल सेल, तो यह कुछ मेटाबोलाइट्स को सिक्रीट करता है, ठीक है। ये जो मेटाबोलाइट्स हैं, जो सिक्रीटरी मेटाबोलाइट्स हैं, यह ग्रोथ के लिए नेसेसरी फैक्टर्स हैं। सेल अकेला है तो जो ग्रोथ के लिए नेसेसरी फैक्टर्स का सिक्रीशन है वो बहुत ही कम है, ठीक है। अब सेल हो गए दो, तो जो सिक्रीशन होगा वो ज्यादा होगा, बढ़ गया कि नहीं? और सिक्रीशन अगर बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे जो सिक्रीशन वो इसके ग्रोथ को प्रमोट करेगा, इससे जो सिक्रीशन है इसको ग्रोथ को प्रमोट करेगा। अब आ गए 4 सेल्स, 4 सेल्स आ गए तो और ज्यादा ग्रोथ होगा, और ज्यादा सिक्रीशन होगा। होते 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 जब अप्रोक्सीमेटली आपके पास 10⁴ सेल्स होते हैं कल्चर में, उस टाइम पे यूजुअली यह पाया जाता है कि यह कोरम स्टैब्लिश कर देता है। कोरम का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स, जो कि इन सिक्रीटरी मेटाबोलाइट्स को, जो कि ग्रोथ के लिए प्रमोटिंग फैक्टर्स का काम कर रहे हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन इतना हाई कर देते हैं कि हर सेल का रेट ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। इस कोरम में क्या होता है? रेट ऑफ डिवीजन ऑफ ईच सेल इज इक्वल, ठीक है। और यही सेल्स जब ओडी इक्वल्स टू 0.5 पहुंच जाते हैं तो हम कहते हैं यहाँ पे अरब करीब अभी 10⁶ सेल्स है, ठीक है। 10⁴ मिनिमम नंबर था, 10⁶ उससे भी ज्यादा हो गया। यह ऑप्टिमल नंबर होता है। कैसा होता है? ऑप्टिमल नंबर ऑफ सेल्स होता है। और ये सेल्स हेल्दी सेल्स होती है, ठीक है। रैपिडली डिवाइडिंग होती है, इनमें ग्रोथ फैक्टर्स की कमी नहीं होती है। अब बायोफिल्म का जो केस होता है कि जैसे बायोफिल्म बनी, पहले छोटी, बहुत धीरे धीरे ग्रो होगी, बायोफिल्म का ग्रोथ बहुत धीरे होगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 3-4 घंटे 5 घंटे बाद आप देखोगे कि तो बायोफिल्म जो होगी लग्जीरियसली ग्रो करेगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद ये रुक जाएगा। क्यों? जब इन्हीं मेटाबोलाइट्स का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो अब ज्यादा से ज्यादा मीडिया का कंजम्पशन भी तो होगा। यह मीडिया का कंजम्पशन अगर ज्यादा होगा तो अगर इसी रेट से डिवाइड करती रही सेल्स तो ऑब्वियसली मीडिया स्कार्सिटी आ जाएगी, और मीडिया स्कार्सिटी आएगी तो फिर स्टेबलाइजेशन होगा। समझ में? सो बायोफिल्म या बैक्टीरिया की जब बात करते हैं तो वहां पे हम लोग कहते हैं कोरम सेंसिंग इज द मेजर फैक्टर जो कि ग्रोथ को रेगुलेट करता है। जब हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो वहां पे हम लेटरल इनहिबिशन की बात करते हैं। सेल सेल अगर अटैचमेंट होता है, सेल सेल की बाउंड्रीज अगर आपस में जुड़ जाती हैं तो वह एक दूसरे के ग्रोथ को रोक देती हैं। इसको आप लोगों को सेल बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जब आपको सेल जंक्शंस पढ़ाए जाएंगे वहां पे आपको इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो दीपक, आपकी क्वेरी यहाँ पे सॉल्व हुई। सो रेप्लिकेशन म्यूटेशंस के बारे में बात करते हैं, इनसे आपको सवाल मिल सकता है। रेप्लिकेशन म्यूटेंट्स, देखो रेप्लिकेशन म्यूटेंट्स में आपको 2 क्लासेज ऑफ म्यूटेंट्स मिलेंगे। पहला होगा जिसको हम लोग कहेंगे क्विक स्टॉप म्यूटेंट्स, ठीक है। क्विक स्टॉप म्यूटेंट्स वो म्यूटेंट्स होंगे जिनमें म्यूटेशन होते ही रेप्लिकेशन प्रोसेस इमीडिएटली रुक जाएगा, यानी कि सच म्यूटेशंस which immediately stop progression of replication
मशीनरी। ठीक है, इन क्विक स्टॉप म्यूटेंट्स में कौन इंक्लूड होगा? इनमें इंक्लूडेड होंगे वो प्रोटीन्स जो कि रेप्लिकेशन प्रोसेस के दौरान यूज होते हैं। सो म्यूटेंट्स ऑफ those proteins which are constantly engaged with enhancing replication bubble। ठीक है, अब आप लोग सोचो कौन से ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि रेप्लिकेशन बबल या रेप्लिकेशन फोर्क से हमेशा जुड़े हुए हैं। सो आप इनमें आएंगे डीएनए पॉल 3, ये रेप्लिकेशन फोर्क को बढ़ाने में मदद करता है। डीएनए हेलिकेज, यह रेप्लिकेशन फोर्क को आगे बढ़ाने में मदद करता है। प्राइमेज, ओकाजाकी फ्रैगमेंट हमेशा जरूरी है, इसलिए हमेशा एंगेज्ड है। फिर और कौन सा है जो कि हमेशा एंगेज्ड है? एसएसबीज। फिर ये सारी म्यूटेंट्स होंगे जो कि क्विक स्टॉप म्यूटेंट में आएंगे। ठीक है, अब दूसरा क्लास होगा जिसको हम लोग कहेंगे लेट स्टॉप म्यूटेंट्स। लेट स्टॉप म्यूटेंट्स या डिले स्टॉप म्यूटेंट्स। इन म्यूटेंट्स में कौन होगा? जिनकी जरूरत रेप्लिकेशन प्रोसेस के दौरान हमेशा नहीं रहती है, ये कॉन्स्टेंटली एंगेज नहीं होंगे रेप्लिकेशन मशीनरी से, या रेप्लिकेशन मशीनरी से कभी कभी जुड़ते हैं। म्यूटेंट्स ऑफ दोज प्रोटीन्स which are not constantly engaged with replication machinery। ठीक है, और इन म्यूटेंट्स का होगा क्या, इफेक्ट क्या होगा कि इनका म्यूटेशन विल अलाउ वन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, allows one round of replication। Okay? So it allows one round of replication and does not allow next round of replication। अब सोचो इनमें कौन से प्रोटीन्स आएंगे जो कि एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, तो यानी कि जो ऑन गोइंग राउंड है उनको तो अलाउ करेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होगा वहां पे उनकी दोबारा जरूरत पड़ती होगी। तो उनकी दोबारा जरूरत पड़ेगी तो ऐसे कौन कौन से होंगे जो कि नहीं इसको अलाउ करेंगे? तो एक तो टोपो आइसोमरेजेज, क्योंकि टोपो आइसोमरेजेज की जरूरत कब पड़ती है? टोपो आइसोमरेजेज की जरूरत पड़ती है डीकैटिनेट करने के लिए।
तो रेप्लिकेशन तो एक हो गया, लेकिन रेप्लिकेशन के बाद दो जो रेप्लिकेशन प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में अलग नहीं हो पाए, तो नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हो पाएगा क्या? इसलिए ऑन गोइंग राउंड ऑफ रेप्लिकेशन वो टोपोआइसोमरेज का म्यूटेंट दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में यह दिक्कत करेगा। दूसरी चीज है, और कौन सा होगा? सो जैसे कि जो प्राइमर रिमूवल का काम करता है, इसको हम कहेंगे डीएनए पॉल 1 म्यूटेंट, ठीक है। सिमिलरली हेलिकेज लोडर है, एक बार तो लोड कर दिया, नेक्स्ट राउंड में लोडर को दोबारा जरूरत पड़ेगी हेलिकेज को लोड करने की, और वह म्यूटेंट है, तो उसको हम लोग कहते हैं डीएनए सी म्यूटेंट। सो डीएनए सी म्यूटेंट। अच्छा, सिमिलरली डैम के बारे में हमने पढ़ा था, डैम म्यूटेंट। ये सारे म्यूटेंट्स कौन से होंगे? एक हमने पढ़ा था लाइगेज, लाइगेज म्यूटेंट। सो टोपोआइसोमरेज माइनस डीएनए पॉल 1 माइनस डीएनए सी माइनस डैम माइनस लाइगेशन माइनस पॉल 3 माइनस हेलिकेज माइनस प्राइमेज माइनस एसएसबी माइनस, ये सब क्विक स्टॉप और लेट स्टॉप म्यूटेंट हो गए, ठीक है। आपको मैच करने को आएगा, एक टेबल में लिखा होगा प्रोटीन का म्यूटेंट, दूसरे टेबल में लिखा होगा क्विक स्टॉप या लेट स्टॉप, आपको मैच करना होगा, ठीक है। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई आपको? यस सर। यस सर। नाउ अब आते हैं, कुछ रेप्लिकेशन मैकेनिज्म होता है जो कि यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल्स में भी होता है, ठीक है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल, या फिर क्लोरोप्लास्ट रेप्लिकेशन। नाउ इनकी खास बात जरा समझो। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि किसी एक डीएनए पे अगर वैसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या क्लोरोप्लास्ट डीएनए, तो इनकी ओरिजिन क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रियल या प्लास्टिड डीएनए, ये कैसा होता है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, यही होता है ना। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का हो गया, प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये होगी कि प्रोकैरियोटिक जो डीएनए होता है, यानी कि बैक्टीरियल डीएनए, इसमें सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है ना। जबकि माइटोकॉन्ड्रियल एंड प्लास्टिड डीएनए में यह डबल स्ट्रैंडेड तो होता है, लेकिन इसमें 2 ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, ठीक है। सो दैट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक डीएनए, ओके। नाउ दूसरी बात है, ये जो दो ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशंस होते हैं, ये स्ट्रैंड स्पेसिफिक होते हैं। किसी का माइक ऑन है, प्लीज उसको ऑफ कर लीजिए आप लोग, बीच बीच में नॉइस क्रिएट कर रहा है वो। सो 2 ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं,
और ये ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन जो होते हैं ये स्ट्रैंड स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है या प्लास्टिड डीएनए होता है, इसके डीएनए स्ट्रैंड्स को हम लोग एच एंड एल स्ट्रैंड कहते हैं। समझ में? तो एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एच स्ट्रैंड पे होगा और एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एल स्ट्रैंड पे होगा, ठीक। अच्छा, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या क्लोरोप्लास्ट डीएनए होता है, ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है? तो इसको हम लोग कहते हैं डी लूप फॉर्मेशन मैकेनिज्म फॉलो करता है ये। जबकि बैक्टीरिया का डीएनए, प्रोकैरियोटिक डीएनए कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या क्लोरोप्लास्ट डीएनए डी लूप फॉर्मेशन फॉलो करता है। तो ये डी लूप है क्या? डी लूप का फुल फॉर्म होता है डिस्प्लेसमेंट लूप। होता क्या है? जो दूसरा स्ट्रैंड है उसको मैंने कहा एल स्ट्रैंड, ठीक है। सो दो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हुआ एल स्ट्रैंड पे, जिसको मैंने नाम दे दिया ओरिजिन एल। एक रेप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा एच स्ट्रैंड पे, जिसको मैंने नाम दे दिया ओरिजिन एच, ठीक है। सो पहली चीज तो आप ये देखिए कि दोनों ओरिजिन्स को मैंने एक दूसरे के सामने नहीं बनाया है। तो इसमें एक बात यह है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस, पहली चीज यह सिंगल स्ट्रैंड सीक्वेंस है। दूसरी चीज एक ही स्ट्रैंड पे ये सीक्वेंस प्रेजेंट है। दूसरी चीज यह एक दूसरे के सामने नहीं है। ये क्या है? लोकेटेड एट डिफरेंट लोसाई with respect to each other, ठीक है। ये डिफरेंस है। अगर आपको ये स्टेटमेंट्स आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दे दे तो आपका काम सही हो जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है कि जो यहाँ पे ओरिजिन का रेप्लिकेशन का जो ओरिजिन होगा ना, उसमें प्राइमर की सिंथेसिस होगी और प्राइमर की सिंथेसिस यहाँ पे प्राइमेज नहीं करता है। सो प्राइमर सिंथेसिस ये किसका फंक्शन है? आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी के कारण होता है, ठीक है। यानी कि यहां पर कोई प्राइमेज नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि प्राइमर की जो सिंथेसिस होगी वह आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग से होगी। यानी रेप्लिकेशन का इनिशिएशन ही आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग से होगा। और आरएनए पॉलीमरेज आपको पता है ना, क्यों आरएनए पॉलीमरेज में यहाँ पे कह रहा हूँ? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज की खास बात ये होती है, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड्स में से किसी एक ही स्ट्रैंड को टेम्पलेट मानता है। तो इसकी जो स्पेसिफिसिटी होती है वो किसके लिए होती है? सिंगल स्ट्रैंड ऑफ
DNA is taken as template। ठीक है, लेकिन जब प्राइमेज काम करता है तो दोनों स्ट्रैंड्स पे अपना काम करेगा। सो आरएनए पॉलीमरेज की यहाँ पे एक्टिविटी इनिशिएशन के लिए जरूरी है। अच्छा, नाउ इसको L और इसको H क्यों कहा जाता है? ये लाइट और हेवी के कारण इसको नहीं कहा जाता है। L स्ट्रैंड जो होता है इसको हम लोग कहते हैं लेट स्ट्रैंड। इसको लेट स्ट्रैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे रेप्लिकेशन का इनिशिएशन H स्ट्रैंड के बाद शुरू होता है, काफी लेट में शुरू होता है। सो रेप्लिकेशन initiation started late with respect to the other strand। ठीक है, जो L स्ट्रैंड है इस पे डिलेड इनिशिएशन होगा, तो इसको मैं कहूंगा लेट टेम्पलेट या लेट स्ट्रैंड। जो दूसरा बचा उसको हमने कहा H स्ट्रैंड। इस पे इनिशिएशन पहले शुरू होता है। ठीक है, तो यह होता है स्ट्रैंड on which replication starts first। समझ में? सो अब रेप्लिकेशन होगा कैसे, ये डिस्प्लेसमेंट लूप फॉर्मेशन होगा कैसे, ये तो इनसे रिलेटेड हमारी कॉन्सेप्चुअल बातें हो गई। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। यस सर। यस सर। अब देखिए रेप्लिकेशन प्रोसेस कैसे होता है। इसको इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्योंकि आजकल जो CSIR के एग्जामिनर है, मैंने NTA के जब से पेपर शुरू हुआ है तब से मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि एग्जामिनर जो क्लासिकल रेप्लिकेशन मैकेनिज्म है इससे सवाल तो पूछ ही रहे हैं, साथ ही साथ में जो एक्सेप्शनल रेप्लिकेशन मैकेनिज्म्स हैं उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं, और उनके सवाल थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड पूछ रहे हैं। तो अगर आपको उनका मैकेनिज्म नहीं पता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, सो जो पहला राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, जो पहला रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो किस स्ट्रैंड पे स्टार्ट होगा? सो रेप्लिकेशन इनिशिएशन सो कौन से स्ट्रैंड पे स्टार्ट होगा? H स्ट्रैंड पे। और आपको पता है कि अगर H स्ट्रैंड पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो फिर पहले यहाँ पे लोकल हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। सो जो स्टेप 1 होगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड डिसरप्शन एट ORI-H। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या हुआ? देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड डिसरप्शन अगर होगा सो ऑब्वियस सी बात होगी कि जो ORI-H वाला रीजन है ना, ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया। ठीक है, इस सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन पे RNA पॉलीमरेज की बाइंडिंग होगी, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। सो प्राइमर बन गया। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे जैसे प्राइमर आगे बढ़ेगा ना, ये मेरा L स्ट्रैंड उतना ही, अभी स्ट्रैंड इन्वेजन बताया था तो उसमें स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट बताया था, इस प्राइमर का सीक्वेंस और इस L स्ट्रैंड का सीक्वेंस सेम है।
प्राइमर बाइंड करे इसके लिए एल स्ट्रैंड को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। अब अगला स्टेप ये होगा कि जैसे जैसे हमारा प्राइमर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एल स्ट्रैंड डिस्प्लेस होता रहेगा। सो प्राइमर एक्सटेंशन, और प्राइमर एक्सटेंशन का इफेक्ट होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एल स्ट्रैंड। ठीक है, तो अब जो डीएनए बनेगा वो कैसा होगा? प्राइमर इज नाउ एक्सटेंडेड। प्राइमर अगर एक्सटेंशन हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि एल स्ट्रैंड को आपको सेपरेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करना पड़ेगा उस रीजन में जहां तक कि प्राइमर एक्सटेंड हो चुका है। यह जो प्राइमर एल स्ट्रैंड के सेपरेट होने से, एक्सटेंड होने से, डिस्प्लेस होने से जो लूप बना, इसी लूप को हम लोग कहते हैं डी लूप। समझ में? अगला स्टेप क्या होगा? डी लूप एनलार्जमेंट। और डी लूप एनलार्जमेंट का मतलब कि प्राइमर और ज्यादा एक्सटेंड हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड और ज्यादा बड़ा हो गया, और इतना एक्सटेंड होते होते हो गया कि अब वो ऑलमोस्ट नियर टू द ओरिजिन ऑफ द एल स्ट्रैंड आ गया। एंड सपोज दिस इज ओरिजिन ऑन द एल स्ट्रैंड। अब जब एल स्ट्रैंड के पास ये वाला प्राइमर एक्सटेंड होते हुए पहुंचा, अब स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन इनिशिएशन एट एल स्ट्रैंड, OL, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑन द एल स्ट्रैंड। और अब यहाँ पे एक नया प्राइमर बनेगा, और नया प्राइमर जो बनेगा तो ये एल स्ट्रैंड पूरा का पूरा डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये है रीजन OL। तो OL पे अब बनेगा एक प्राइमर, और यह प्राइमर अब एक्सटेंड होगा। समझ में आया? तो जितना बड़ा यह डी लूप बनेगा, इससे फायदा क्या होता है? देखो, इससे फायदा ये होता है कि रेप्लिकेशन मशीनरी एक दूसरे के ऑपोजिट अगर चलती है तो टकराएगी नहीं। पहली चीज तो ये है। बाय द टाइम एच स्ट्रैंड पे रेप्लिकेशन हो जाएगा, तब यह एल स्ट्रैंड पे रेप्लिकेशन शुरू होगा। तो यह एच स्ट्रैंड को आसानी से आप निकाल सकते हो बाहर, और एल स्ट्रैंड को दोबारा आप सिंथेसाइज कर सकते हो, और फिर उसका यही साइकिल आपको फिर से शुरू करनी पड़ेगी। यह क्या है? डिस्प्लेसमेंट लूप फॉर्मेशन है। ध्यान देने वाली बात है, इसमें कोई भी स्ट्रैंड ब्रेकेज नहीं हुआ है, नो स्ट्रैंड ब्रेकेज। ठीक है, रादर इसमें क्या हुआ है? स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट। समझ? अगर आपको ऐसा मिले कि माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का जो रेप्लिकेशन होता है उसमें दोनों ही स्ट्रैंड्स पे सिंथेसिस साइमल्टेनियसली स्टार्ट होती है, यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? सर रिपीट गलत। कर हाँ, सर रिपीट कर दीजिएगा फिर से क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का रेप्लिकेशन के दौरान दोनों ही स्ट्रैंड्स पे सिंथेसिस साइमल्टेनियस होती है, यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत होनी चाहिए। गलत है। गलत है। ठीक है, क्योंकि पहले एच स्ट्रैंड पे सिंथेसिस शुरू होती है, फिर उसके बाद फिर जब एच स्ट्रैंड पे सिंथेसिस ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है तब एल स्ट्रैंड पे सिंथेसिस शुरू होती है। यस ठीक है, चलो,
सो ये तो था माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का रेप्लिकेशन, डी लूप फॉर्मेशन। तो की फीचर्स याद रखोगे। अब आता है वायरसेज में रेप्लिकेशन, ठीक है। इसके मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। अब रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म क्या है अभी आपको समझाते हैं, उसके पहले थोड़ा वायरसेस के बारे में समझ लो। सो जो वायरल जीनोम होता है ये या तो डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है या तो सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, और डबल स्ट्रैंडेड में भी या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड अगर होगा तो भी आरएनए हो सकता है या फिर डीएनए हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात जरा समझो, ये तो वायरल जीनोम के बारे में बात होगी। अगर डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड, अगर दो स्ट्रैंड्स हैं सो एक स्ट्रैंड को नाम दिया जाएगा माइनस स्ट्रैंड और एक स्ट्रैंड को नाम दिया जाएगा प्लस स्ट्रैंड, ठीक है। ध्यान देने वाली बात होगी। प्लस स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है, स्ट्रैंड जिसका सीक्वेंस एमआरएनए के सिमिलर होता है। माइनस स्ट्रैंड कौन सा होगा, स्ट्रैंड जो एमआरएनए को एनकोड करेगा। स्ट्रैंड एनकोडिंग एमआरएनए, ठीक है। यानी कि स्ट्रैंड which acts as template for आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये तो डबल स्ट्रैंडेड जीनोम हो गया। अब सिंगल स्ट्रैंडेड अगर जीनोम है तो क्या इसका मतलब है, सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम, ठीक है। यह अगेन दो तरीके का होगा, एक होगा प्लस स्ट्रैंड जीनोम और एक होगा माइनस स्ट्रैंड जीनोम। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ना, आजकल जो कोरोना वायरस है वो नेगेटिव स्ट्रैंड जीनोम उसका है, ठीक है, माइनस स्ट्रैंड जीनोम है। अब प्लस स्ट्रैंड जीनोम है, तो प्लस स्ट्रैंड जीनोम। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है कि जीनोम कितने तरीके का वायरस में है, तो अब बात हम लोग शुरू करते हैं रेप्लिकेशन की, रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म से। देखो दोनों में ही एक खास डिफरेंस है। रेप्लिकेशन होने के लिए जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वायरल जीनोम की टू बी रेप्लिकेटेड, इसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकेटिव फॉर्म, ठीक है। और ये जो रेप्लिकेटिव फॉर्म होता है यह होता है डबल स्ट्रैंडेड जीनोम, ठीक है। अब इसके बेसिस पे ये समझो कि हमारे पास जीनोम दो तरीके का है, एक है डबल स्ट्रैंडेड और एक है सिंगल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड जीनोम यह एक्ट करता है रेप्लिकेटिव फॉर्म की तरह, ठीक है। इसलिए यह डायरेक्टली रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म में यूज हो सकता है। जो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म होता है यह रेप्लिकेटिव फॉर्म नहीं है, सो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। सो फर्स्ट
needs to be converted into replicative form. ठीक है, और फिर इसका रेप्लिकेटिव फॉर्म का मतलब डबल स्ट्रैंडेड। तो अगर ये प्लस स्ट्रैंड है तो नेगेटिव स्ट्रैंड को पहले बनाओ, माइनस स्ट्रैंड है तो पहले प्लस स्ट्रैंड को बनाओ, एंड देन अंडरगोज रेप्लिकेटिव फॉर्म। ठीक है, सो फंडामेंटल डिफरेंस समझ गए हो आप लोग? डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है? नाउ दूसरा एक डिफरेंस, यह तो एक डिफरेंस हो गया, दूसरा डिफरेंस और क्या आप देखोगे, जो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ना, तो पहले यह रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म से सिंगल स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट बनाएगा, जिसको दोबारा डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो डबल स्टैंडर्ड जीनोम, इसका रेप्लिकेशन जरा देखो क्या है। सो अगेन मैं कहूंगा एच स्ट्रैंड एंड एल स्ट्रैंड। अच्छा, रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म को जरा समझो क्या है। आप लोगों ने बचपन में वो जो मैग्नेटिक टेप वाली कैसेट्स आती थी वो देखी है आपने? नो सर। नहीं देखा है? वीसीआर कभी आप लोगों ने जब गाना सुनना शुरू किया तो क्या आप लोगों के ज़माने में सीडी आ गई थी? सर सुना है सीडी सर, सुना है सर। सुना है पुराने कैसेट्स? हाँ अच्छा, सर। अगर नहीं सुना है तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने वो एक मूवी देखी होगी, क्या नाम है उसका? सर पीके में भी तो था शायद। हाँ, पीके में भी था। वो एक रेडियो वॉकमैन पहले बिकता था। पहले वॉकमैन, हाँ हाँ हाँ। वॉकमैन में एक सुना है। कैसेट लगती थी, याद है? यस सर, यस सर। उस कैसेट में एक छोटा सा खांचा होता था जिसमें पेन लगा करके आप लोग घुमाते होगे तो उसकी जो रील होती होगी वो हाँ, आगे पीछे हो जाती थी। यस सर। इसके ऊपर, इस खांचे के ऊपर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती थी, ब्राउन कलर की मैग्नेटिक स्ट्रिप होती थी, वो ऐसे रैप्ड होती थी इसी के अराउंड। ठीक है, और कभी कभी ये मैग्नेटिक स्ट्रिप जो होती थी वो टूट जाती थी, तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको बड़ी शरारत होती है, तो वो टूटी हुई रील को ऐसे बाहर खींचना शुरू कर देते हैं। कभी ऐसा किया आप लोगों ने? हाँ सर जैसा किया है, कई बार तो उल्टा भी कर देते थे सर। हाँ। अच्छा, अब मैं आप लोगों से कहूँगा कि ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट अभी आपको करना है। ठीक है, तो आपके पास कोई धागा अगर हो या आपके पास कोई एक वायर हो तो उसको अपने पेन के अराउंड रैप कर लीजिए। धागा, पेपर, कुछ भी हो, आप उसको अपने पेन के अराउंड रैप कर लीजिए, यस सर। और एक एंड जो होगा उसका वह आपकी तरफ बिल्कुल एक्सपोज्ड होगा। ठीक है, एक काम करना, ऐसा कुछ होगा, यह आपकी पेन है, पेन पे आपने धागा लपेटा और यह धागा ऐसे ही ओपन एंड एक होगा। जहाँ यह ओपन एंड है ना, उसी के बराबर में आप अपने धागे पे कोई एक कलर्ड पेन चला दो, जिससे कि सारा धागा उस पर्टिकुलर लोकेशन पे कलर्ड हो जाए। धागा हो, पेपर हो, मार्कर हो, वो वायर हो, कुछ भी हो, उस पर मार्कर चला दो, जिससे कि जो यह ओपन एंड है उसके जस्ट नीचे जो पेन पे रैप्ड वायर है वह बिल्कुल कलर्ड हो जाए। डन सर। ठीक है, अब आप अपने वायर को खींचो आगे की तरफ, जो ओपन एंड है ना उससे आगे की तरफ खींचो, तो होगा क्या कि आपकी पेन घूमने लगेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में और यस वायर आगे की तरफ निकलता रहेगा। ध्यान देना, वायर जब आगे निकलेगा तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद वही मार्क आपको दिखता है, वो दिखेगा।
बाहर निकलता हुआ सिंगल स्ट्रैंड रीजन पे दिखाई देगा। दिख रहा है? हम्म, अगर मार्क लगाया होगा तो, अगर मार्क लगाया होगा तो उतना ही रीजन ये बाहर आपको बार बार दिखता हुआ, बाहर निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है। डबल स्ट्रैंड जीनोम में जो रेप्लिकेशन होता है कुछ ऐसा ही होता है। होता क्या है, ठीक है, पहले जो स्ट्रैंड, पहले तो ये बात है कि कौन सा स्ट्रैंड पहले आप सिंथेसाइज करोगे, कि किस स्ट्रैंड को आपको सिंथेसाइज करना स्टार्ट करना पड़ेगा, प्लस स्ट्रैंड। ठीक है। सो जो पहला स्टेप होगा वो होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेकेज ऑन द प्लस स्ट्रैंड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेकेज ऑन प्लस स्ट्रैंड। ठीक है। अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अगर टूट गया, so this end is 3' OH and this is 5' phosphate। इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेटिव फॉर्म। ठीक है। अब रोलिंग सिंथेसिस होगी, तो रोलिंग सिंथेसिस कैसे होगी? प्लस स्ट्रैंड विल रोल। अब ये स्ट्रेचिंग कैसे होगी? 5' एंड को बाहर खींचोगे। ठीक है। 3' एंड क्या है? OH है ना, तो यही एक्सटेंड होता रहेगा। अब ऐसा है कि जितना आप इसको बाहर खींचोगे उतना ही 3' OH पीछे आएगा, उतना ही 3' OH एक्सटेंड होकर के फिर से इस जगह पे आ जाएगा। समझ रहे हो क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि पहले 3' OH यहाँ पे था, ठीक है, 5' फॉस्फेट इसके सामने था। अब क्या हुआ कि 5' फॉस्फेट को आपने आगे खींच लिया, तो जितना 5' फॉस्फेट आगे खींचा उतना ही 3' OH पीछे आ गया ना, यहाँ से यहाँ पे आ गया 3' OH। अब 3' OH क्या होता है? प्राइमर की तरह काम करता है, तो इतना 3' OH दोबारा सिंथेसाइज हो जाएगा पॉलीमरेज से, फिर से वो यहीं आ गया। अब आपने क्या किया कि 5' फॉस्फेट को दोबारा फिर से खींच लिया बाहर की तरफ, और खींच लिया आपने। तो जब आपने और खींच लिया तो ये 3' OH और पीछे आ गया, जो ओरिजिनल 3' OH था वो तो यहाँ पे आ गया है, होना कहाँ चाहिए था इसको? यहाँ पे। तो इतना रीजन 3' OH एक्सटेंड होता रहेगा, नया 3' OH ग्रुप आ गया, थोड़ा आपने और इसको एक्सटेंड कर दिया, और आगे की तरफ खींच लिया। सो 5' फॉस्फेट, और यह पुराना 3' OH वाला एंड था। इस एंड को मेंटेन करने के लिए ऑलरेडी टेम्पलेट है ना, तो 3' OH यहाँ पे आ गया, नया 3' OH। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस पूरे राउंड में एक जो प्लस स्ट्रैंड का राउंड था वह बाहर आ गया। ठीक है। आगे आप इसको फर्दर खींचोगे, फर्दर जब खींचोगे तो ओरिजिनल प्लस स्ट्रैंड का 5' एंड ओरिजिनल प्लस स्ट्रैंड का 3' एंड एक जगह पे आ गया। अब जो स्ट्रैंड आगे आएगा वह कौन सा होगा? जो खींच करके बाहर आएगा वो ये ऑरेंज कलर वाला आएगा ना, उसका 3' OH अभी जो बना हुआ है वो यहाँ पे है, इतना रीजन अभी खाली है, तो ये दोबारा फिर से सिंथेसाइज हो जाएगा। ठीक है। थोड़े टाइम बाद आप जब बाहर निकालोगे तो कितना आपको बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा? पुराना वाला प्लस स्ट्रैंड प्लस न्यूली सिंथेसाइज्ड प्लस स्ट्रैंड
ठीक है। और साथ ही साथ में अब प्लस स्ट्रैंड का कुछ पार्ट रेप्लिकेटिव फॉर्म में है और माइनस स्ट्रैंड, ठीक है। इस तरीके से कितनी कॉपी बन गई? एक कॉपी, दो कॉपी। आगे और बढ़ाओगे तो और कितना हो जाएगा? एक कॉपी, दो कॉपी और तीसरी कॉपी जो कि ओरिजिनल वाली थी, पहली वाली प्लस स्टैंड की। सो 1 2 3। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा अल्टीमेटली आप क्या पाओगे? माइनस स्ट्रैंड प्लस स्ट्रैंड का पहला कॉपी प्लस स्ट्रैंड की एक कॉपी इस रेप्लिकेटिव फॉर्म में, एक कॉपी, दो कॉपी, तीन कॉपी, चार कॉपी, पांच कॉपी। सो प्लस स्ट्रैंड की अब कितनी कॉपी बन गई? 2 3 4 5 6 कॉपीज। और ये सभी के सभी कौन से स्ट्रैंड्स हैं? प्लस स्ट्रैंड्स हैं। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि प्लस स्ट्रैंड को ही क्यों रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म से नंबर ऑफ कॉपीज को आगे बढ़ाया? प्लस स्ट्रैंड जो होता है उसका सीक्वेंस किससे मैच करता है? mRNA से। तो पहली चीज तो कि यही जो प्लस स्ट्रैंड बना, यही प्लस स्ट्रैंड एमआरएनए की तरह काम हो सकता है। और एमआरएनए की तरह काम आएगा तो डायरेक्टली इसी पे राइबोसोम बाइंड करके ट्रांसलेट कर सकते हैं वायरल प्रोटीन्स को। पहली चीज तो ये, क्योंकि यह जो जीनोम जो रेप्लिकेट हुआ ना, इसको वायरस में पैकेज भी करना है। पैकेज करना है तो पहले वायरस का हेड और टेल बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसमें इसको पैकेज करना है, ठीक है। तो जैसे ही ये प्लस स्ट्रैंड बना, इट कैन इमीडिएटली बी यूज्ड एज द एमआरएनए फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो वायरल प्रोटीन्स बन जाएंगे। साथ ही साथ में मल्टीपल कॉपीज ऑफ द वायरल जीनोम बन गए, ठीक। नाउ अगला स्टेप होगा सिंथेसिस ऑफ द माइनस स्ट्रैंड। सिंथेसिस ऑफ माइनस स्ट्रैंड, ठीक है। और जो माइनस स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी तो प्राइमर लगेगा। साइमल्टेनियसली बहुत सारे प्राइमर्स बनेंगे हर एक प्लस स्ट्रैंड फ्रैगमेंट पे, ठीक है। एंड दीज प्राइमर्स विल बी इलोंगेटेड। ये प्राइमर्स इलोंगेट हो जाएंगे। और अब कौन सा स्ट्रैंड बन गया? माइनस स्ट्रैंड। सो माइनस स्ट्रैंड सिंथेसिस, ठीक है। नाउ माइनस स्ट्रैंड्स और प्लस स्ट्रैंड वाला जो हमारा रेप्लिकेटिव फॉर्म है, दे विल बी एक्साइज्ड। जो ये मैंने एंड्स बनाए हुए ना, लाइंस बनाए हुए हैं, यहां से एक्साइज हो जाएंगे। एंड excision of double stranded DNA in each copy। और इसका इफेक्ट क्या हुआ? मल्टीपल डबल स्ट्रैंडेड रेप्लिकेटिव फॉर्म्स बन गए। प्लस डीएनए, ये तो ओरिजिनल वाला आ गया। साथ ही साथ में प्लस डीएनए प्लस डीएनए प्लस डीएनए प्लस डीएनए
1 2 3 4 5 बनानी है। 5 हो गया प्लस, और 1 हो गया जो ओरिजिनल वाला प्लस डीएनए था, प्लस डीएनए। सो प्लस 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 प्लस, और माइनस डीएनए अभी आपने बनाया, माइनस डीएनए। समझ में आया? अब आपसे आपके मन में एक सवाल आएगा कि इतना सब कुछ करने का, तामझाम करने की जरूरत क्या थी? जैसे बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है वैसे ही रेप्लिकेट कर लेते। जरूरत क्या थी इस रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म की? रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म की जरूरत ये है कि ये बहुत ही फास्ट है, वेरी फास्ट रेप्लिकेटिव मैकेनिज्म। सोचो क्यों बहुत फास्ट है? क्योंकि इसमें जो सिंथेसिस होती है वह यूनी डायरेक्शनल होती है। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल सिंथेसिस होती है इसमें, और अगर यूनी डायरेक्शनल सिंथेसिस होगी तो डीएनए पॉलीमरेज के साथ में जो प्रॉब्लम था ना कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट सिंथेसिस होनी चाहिए, यह सिंथेसिस यूनी डायरेक्शनल होगी तो यह कॉन्टिन्यूअस होगी, और कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होगी तो ऑब्वियस सी बात है फास्ट होगी, क्योंकि ओकाजाकी फ्रैगमेंट बन नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए अच्छा दूसरी चीज है कि वायरस है तो वायरस की तो खास बात यही होगी ना कि भाई वायरस का जो जीनोम हो वह होस्ट के जीनोम से फास्ट रेप्लिकेट करे, तभी तो वायरस का प्रोपेगेशन फास्ट होगा। बात समझ में आई? Yes, sir. यह एग्जाम्पल है ऐसे जीनोम का जो रेप्लिकेशन होता है, इसका एग्जाम्पल होता है लैम्डा फाज। ठीक, बैक्टीरियोफाज जो हम लोग पढ़ते हैं, डबल स्टैंडर्ड लैम्डा फाज होता है, उसका रेप्लिकेशन इस मैकेनिज्म से होता है। आई होप कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि रेप्लिकेशन रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म डबल स्टैंडर्ड जीनोम में कैसे होता है। यह बात क्लियर है? Yes, sir. यस सर। किसी का माइक ऑन है, बैकग्राउंड पे किसी का माइक ऑन है। ओके, नाउ सेकंड आते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम है तो क्या होगा? डाउट क्लियर है अभी तक? ये बताओ। दूसरा है अगर सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम है, इसमें पहला केस है अगर प्लस स्ट्रैंड डीएनए है तो प्लस स्ट्रैंड जीनोम, ऐसे केस में क्या होगा? सो ये प्लस स्ट्रैंड है, मैंने बताया था ना, पहले इसको रेप्लिकेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम था, इसको आप पहले रेप्लिकेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करो। सो स्टेप 1, सिंथेसिस ऑफ माइनस स्ट्रैंड। अच्छा, यह जो प्लस स्ट्रैंड और माइनस स्ट्रैंड बन गया, अब यह रेप्लिकेटिव फॉर्म बन गया, और आपको पता है रेप्लिकेटिव फॉर्म होगा तो ही तो सब सिंथेसिस हो सकती है, रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म हो सकता है। सो स्टेप 2 क्या होगा? प्लस स्ट्रैंड, और प्लस स्ट्रैंड में आ गया निक, ये हो गया 3 प्राइम OH, और ये एंड हो गया 5 प्राइम फॉस्फेट। अब ये कैसे रेप्लिकेट करेगा? रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म, इसका इफेक्ट क्या होगा?
many copies of plus strand synthesized. कैसे? माइनस स्ट्रैंड एंड प्लस स्ट्रैंड. कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, 4 कॉपी, 5 कॉपी, 6 कॉपी, 7 कॉपी एंड 8 कॉपी. So 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. ठीक है. अब आप समझो कि कई सारी अगर प्लस स्टैंड की कॉपीज बन गई तो इस सारी कॉपीज क्या होंगी? अब एक्साइज हो जाएंगी. सो स्टेप 3, सो प्लस 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 और एक आपका होगा ये जो ओरिजिनल कॉपी थी. ठीक है. अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, माइनस स्ट्रैंड का क्या होगा? माइनस स्ट्रैंड डिग्रेडेड. तो कितनी कॉपी बन गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कॉपी. प्लस स्ट्रैंड को ही क्यों हमने आगे बढ़ाया? लॉजिक वही था, वायरस है, इस जीनोम को पैकेज भी करता है. पैकेज करना है तो फिर खूब सारा इसका प्रोटीन भी बनाना होगा. प्लस स्ट्रैंड को सिंथेसिस करने का यही एक फायदा हुआ कि जैसे ही प्लस स्ट्रैंड बना वो एमआरएनए की तरह काम करेगा, वही एमआरएनए वही डीएनए स्ट्रैंड ट्रांसलेट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा प्रोटीन भी वायरस का. ठीक है. ये तो प्लस स्ट्रैंड वाला जीनोम था. इसका जो रेप्लिकेशन है वो जो अभी ऊपर हमने पढ़ा उसी की तरह है. कोई डाउट बताइए, कोई डाउट है? तो कोई एग्जांपल इसमें सर सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम में प्लस स्ट्रेन वायरस का? प्लस स्ट्रैंड जीनोम के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. मोस्ट ऑफ वायरसेस जो होते हैं प्लस स्ट्रैंड ही होते हैं. जितने भी, जैसे हेपेटाइटिस हुआ, प्लस स्ट्रैंड वायरस है. ठीक है. मेजॉरिटी ऑफ वायरसेस प्लस स्ट्रैंड वायरसेस होते हैं. जैसे टीएमवी वायरस है, वो भी प्लस स्ट्रैंड वायरस है. टीएमवी, हेपेटाइटिस, ये सब क्या है? प्लस स्ट्रैंड वायरसेस है. इनमें जो इन्फेक्शन, इनका सबसे खास बात ये है कि इनमें जो इन्फेक्शन के बाद इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, इसका लो इंक्यूबेशन पीरियड होगा. मतलब क्या हुआ कि अगर आज आपको इन्फेक्शन हुआ तो कल या परसों में आपको इसका सिम्टम दिख जाएगा. क्यों? क्योंकि प्लस स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही है ना, वायरस का प्रोपेगेशन रेट बहुत हाई है. सो वेरी हाई प्रोपेगेशन रेट इसमें आएगा. ठीक है. अब माइनस स्ट्रैंड में आते हैं. बी, माइनस स्ट्रैंड जीनोम. इसकी खास बात ये होगी कि इसका कंपैरेटिवली लॉन्गर इंक्यूबेशन पीरियड होगा. जैसे कि HIV, इन्फ्लुएंजा, कोरोना जो अभी चल रहा है, कोविड-19. ठीक है. इनमें इन्फेक्शन जो होता है उसके हो सकता हो कि हफ्ते भर बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, साल भर बाद आपको सिम्टम्स आने शुरू हो. ठीक है. रीजन क्या है जरा उसको देखते हैं. सो इसका जो रेप्लिकेशन रेट होगा वो स्लाइटली लेस होता है एज कंपेयर टू प्लस स्ट्रैंड वायरसेस. सो इसका जो जीनोम है वो माइनस स्ट्रैंड है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है. तो जो पहला स्टेप होगा, स्टेप 1, वो होगा सिंथेसिस ऑफ प्लस स्ट्रैंड. यह जो प्लस स्ट्रैंड होगा इसको हम लोग कहेंगे रेप्लिकेटिव फॉर्म.
क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड होना है। अब स्टेप टू होगा निक ऑन द माइनस स्ट्रैंड। प्लस स्ट्रैंड पे नहीं होगा, जिसको आपको सिंथेसाइज करना है उसी स्ट्रैंड पे निक क्रिएट करना है सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस में। सो you will have 3' OH minus strand and plus strand। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा? रोलिंग सर्कल, सिंथेसिस ऑफ माइनस स्ट्रैंड, और इसका इफेक्ट क्या होगा? मेनी कॉपीज ऑफ माइनस स्ट्रैंड सिंथेसाइज्ड। अब देखो माइनस स्ट्रैंड कितना बन जाएगा? माइनस स्ट्रैंड 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, 4 कॉपी, 5 कॉपी, 6 कॉपी, 7 कॉपी। सो 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान देने वाली बात होगी, ये सब के सब माइनस स्ट्रैंड्स हैं, तो ये आरएनए पॉलीमरेज के लिए टेम्पलेट का काम करेंगे, यानी कि फर्दर आरएनए सिंथेसिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी वह डीएनए सिंथेसिस से डिलेड होगी। अगला स्टेप क्या होगा? हर माइनस स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज हुआ वो एक्साइज हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ ईच माइनस स्ट्रैंड कॉपी, साथ ही साथ में डिग्रेडेशन ऑफ प्लस स्ट्रैंड। ठीक है, तो अब क्या बन गया है? मल्टीपल कॉपीज ऑफ माइनस स्ट्रैंड। बन गए ना, सभी माइनस स्ट्रैंड बन गए, और फिर से यही साइकिल चलेगी। सो दिस इज हाउ द प्लस स्ट्रैंड एंड माइनस स्ट्रैंड सिंथेसिस टेक्स प्लेस वाया द रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म का सिर्फ एक यही लॉजिक है दैट इट इज वेरी highly rapid synthesis, and that is why the viral propagation rate is more than the host propagation rate। यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है सबको? Yes, sir. सर हाँ जी। माइनस स्ट्रैंड में डिग्रेडेशन नहीं होता है? इसका सर लाइक माइनस स्ट्रैंड में न्यूक्लियसेस एक्ट नहीं कर पाते हैं क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल सही, आपका बिल्कुल सवाल बहुत बढ़िया है कि माइनस स्ट्रैंड में क्या न्यूक्लियेजेस काम नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसके एंड्स जो हैं वो एक्सपोज्ड है ना। बिल्कुल सही, इन एंड्स पे सीक्वेंसेज होते हैं जिस पे होस्ट प्रोटीन बाइंड करता है। देखो वायरस है ना, वायरस बहुत ट्रिकी है। जब मैं आपको लैम्डा फाज का मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, रेगुलेशन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, तो मैं बताऊंगा आपको कि बैक्टीरिया खुद ही बैक्टीरियोफाज को प्रोटेक्ट करता है। यही तो हाईजैकिंग का मैकेनिज्म है। अगर मुझे आपको हाईजैक करना है, मेंटली हाईजैक करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वो बात करनी पड़ेगी जो आपको पसंद आए। ठीक है, सिमिलरली वायरस कैसे बैक्टीरिया होस्ट मशीनरी को प्रोटेक्ट करेगा, कैसे हाईजैक करेगा? तो वायरस के पास ऐसे सीक्वेंसेज होंगे जो होस्ट के प्रोटीन के लिए वेरी हाई एफिनिटी वाली साइट्स होंगी, यानी कि बैक्टीरिया के खुद के जीनोम में जो सीक्वेंस है उस पे बैक्टीरिया का प्रोटीन जिस एफिनिटी से बाइंड करता है उससे बेहतर एफिनिटी होती है वायरस के जीनोम के सीक्वेंस की। समझ में आई बात? जैसे डीएनए ए प्रोटीन है, डीएनए ए प्रोटीन के लिए 9 नंबर बॉक्स चाहिए,
9 बॉक्स का जो सीक्वेंस है बैक्टीरिया में जो है वो कहते हैं बहुत अच्छा सीक्वेंस है, बहुत हाई एफिनिटी से डीएनए प्रोटीन वहाँ पे बाइंड कर जाता है। लेकिन जो वायरस का जीनोम का सीक्वेंस है ना, वो बैक्टीरिया के जीनोम से भी रिफाइंड है। बैक्टीरिया के जीनोम में इमीडिएटली डीएनए प्रोटीन बाइंड कर जाएगा, यानी कि वायरल जीनोम में जो सीक्वेंसेज हैं दे आर वेरी हाई एफिनिटी बाइंडिंग साइट्स फॉर द होस्ट प्रोटीन्स। और अगर होस्ट प्रोटीन खुद ही इन वायरल जीनोम से बाइंड कर जाएगा तो वायरस को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आई? तो मैंने जो ये डायग्राम दिखाया है ऐसा यहाँ नहीं है कि यहाँ पे कोई प्रोटीन नहीं इन्वॉल्व है। Yes, there will be certain proteins that will bind on to these ends। दूसरी चीज है, मैंने डायरेक्टली सर्कल बना दिया लेकिन पहले ये फ्रैगमेंट्स काटे जाएंगे। सो ये जो साइट्स मैंने बनाई है ना, ये एंडोन्यूक्लियस साइट्स हैं। These sites will excise out the DNA sequences या RNA sequences and the single stranded, अब तो ओपन एंड हो जाएगा ना, यह ओपन एंड्स अब दोबारा सील होंगे जिससे कि कोई भी एक्सोन्यूक्लियस इस वायरस जीनोम को डिग्रेड ना कर सके। दूसरी चीज होगी कि जब भी इन्फेक्शन होगा ना तो होस्ट का जो सिस्टम होगा, होस्ट का जो कंडीशन होगा वह डिपेंड करेगा कि वायरस यहाँ पे प्रोपेगेट करेगा या वायरस यहाँ पे प्रोपेगेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो होस्ट के सिस्टम को वीक बनाना है वायरस को और खुद के जो मैकेनिज्म को उसको फास्ट करना है। यही वायरस का हाईजैकिंग का मैकेनिज्म होता है। कोई भी वायरस होगा इसी तरीके से काम करेगा। कल हम लोग, अब देखिए रेप्लिकेशन का हमने फंडामेंटल सब कुछ समझ लिया है। कल जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि फिडेलिटी ऑफ रेप्लिकेशन क्या होती है। फिडेलिटी का मतलब एक्यूरेसी कितनी होती है, और यह एक्यूरेसी इनफाइनाइट नहीं है, इसकी कुछ वैल्यू है, यानी कि गलती के चांसेस भी हैं। उन्हीं गलती के चांसेस को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। तो हमने इंड्यूस्ड म्यूटेशन पढ़ रखा है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कैसे होता है, और स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो जाए या फिर इंड्यूस्ड म्यूटेशन हो जाए तो उस म्यूटेशन का इफेक्ट हमें हमेशा दिखता क्यों नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास रिपेयर सिस्टम है। तो कल हम लोग बात करेंगे रिपेयर सिस्टम, म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, और उस म्यूटेशन को रिपेयर करने का क्या क्या तरीका है। ठीक है, उन तरीके के बारे में बात करेंगे तो हमारा रेप्लिकेशन कंप्लीशन हो जाएगा, पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। म्यूटेशन हमने पढ़ रखा है, रेप्लिकेशन हमने पढ़ लिया है। अब रेप्लिकेशन के बाद रिपेयर, जो गलती होगी उसको सुधारना है, तो डीएनए रिपेयर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है।